हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले क्लास में मैं द लिविंग वर्ल्ड खत्म करवाई थी। अगर किसी को नहीं समझ में आया है या अच्छे से नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लो, तो ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मोनेरा। तो उठा लो कॉपी एंड पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो चलिए हेडिंग कीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बेटा पहला क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और वो क्यों किया गया। हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। अब उसको हम लोग तो ऐसे याद नहीं कर सकते, या जो लोग स्टडी करेगा वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो लोग क्या किए, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिए डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हो गया। अब दूसरा बात आता है कि क्लासिफाई क्यों किया, क्योंकि मैं बताई अभी कि स्टडी करने में हेल्प होता है। ठीक है, सबको एक ही ग्रुप में रखने की वजह, जैसे अगर आप किसी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या कोई भी स्कूल के, तो आपको एक पर्टिकुलर क्लास में रखा जाता है कि नहीं, कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन के लिए कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का तो ये क्लास 11 का है। ठीक है ना, तो इसीलिए एनिमल्स को भी या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। तो पहला जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो कौन थे, ये शायद आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो दिए थे, उस इंसान का नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने बताया कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही इंसान नहीं, दो ही चीज रहता है। क्या? पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो ही चीज रहता है। एक है प्लांटाई, प्लांट्स, ठीक है, किंगडम का मैं नाम ले रही हूँ प्लांटाई। दूसरा है एनिमल्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमलिया। ठीक है, अब उन्होंने फिर से क्या करा कि प्लांटाई को फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। क्या क्या? एक है टॉल प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज। ठीक है ना, मीडियोकर, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये तीनों का मतलब तो आप लोग जानते हो, अच्छे बच्चे हो आप लोग। देन एनिमलिया को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या क्या? विथ रेड ब्लड सेल मींस आरबीसी, ठीक है, विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी। अब देखो, इनको एरिस्टोटल को जो बाहर से दिखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो बाहर से दिखा उसके बेसिस पे वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो पहले इंसान थे जो इसको डिवाइड किए थे। अब दूसरे कौन थे? दूसरे चर्चा थे हम लोग का कार्लोस लिनियस। ठीक है ना, उन्होंने भी बोला कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही होता है, एनिमलिया एंड प्लांटाई। लेकिन वो थोड़ा सा और कुछ दिए थे कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए कि इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब पता है, खुद का खाना खुद बनाना, और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना, जैसे आप लोग डिपेंड रहते हो मम्मी पापा पे। ठीक है ना, तो वैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, लेकिन वो भी सेम एरिस्टोटल की तरह बोले कि दो ही किंगडम होते हैं, एक है प्लांटाई, एक है एनिमलिया। ठीक है, इतना तक समझ में आया? मिटा देती हूँ। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म। अब आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, क्यों आया? अब देखिए बेटा, कुछ लोग पहले तो ये बोले कि ठीक है प्लांट्स है, इधर एनिमल्स है, लेकिन कुछ लोगों का मिल गया कि प्लांट्स एनिमल तो मल्टी सेलुलर है, तो जो यूनिसेलुलर होता है उन लोगों को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो जो ये 3 नंबर का किंगडम जो लाए थे वो इंसान थे अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकेल। तो इन्होंने क्या करा, और एक किंगडम बढ़ा दिए। कौन सा था वो था प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटाई एंड एनिमलिया। अब देखो बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर में वो क्या किए कि सारा जितने सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था
इसके अंडर में रख दिए, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्योंकि ये दोनों थे मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर में रख दिए। ठीक है, ये गया। फिर कुछ लोग ये उसके ऊपर फिर से टेस्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो कुछ लोगों को ये लगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका न्यूक्लियस एकदम ठीक ठाक रहता है और जिसका न्यूक्लियस ठीक ठाक नहीं रहता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए? तब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे कोपलैंड सर ने। ठीक है, ये सारा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कौन 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 सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 किंगडम आ गया, 1 2 3 एंड 4। तो पहला दिया गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटाई एंड चौथा एनिमलिया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? ये जो मोनेरा बेटा ये भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बता दे रही हूँ, लिख लेना। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, जो पहले के थे, ठीक है ना, पुराने जमाने के, और उनमें क्या था, न्यूक्लियस जो था वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था। ठीक है, खुले में घूमते थे न्यूक्लियस का सारा मटेरियल। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा है ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मतलब ट्रू एनिमल में ये सबको हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रू ऑर्गेनिज्म में, मतलब क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, हो गया। प्लांटाई मल्टीसेलुलर है, एनिमलिया भी मल्टीसेलुलर। तो इतना तक हो गया 4 किंगडम। अब एक जन ने बोला कि ठीक है ये सब तो मानते हैं, लेकिन हम और एक चीज देखे हैं जो मल्टीसेलुलर भी है, लेकिन प्लांट्स की तरह वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसका रूट्स भी नहीं है, राइजोइड्स टाइप का कुछ सबस्टेंस उसमें रहता है, तो हम उसको कौन से कैटेगरी में रखें? तो फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए वो थे R.H. व्हिटेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये, याद रखिएगा। इन्होंने क्या करा, पूरा लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये तो चारों था ही, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, नया जो आया वो था फंजाई। ठीक है, फिर आया प्लांटाई एंड एनिमलिया। बहुत लोग फंजाई को फंगी भी बोलती है, कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलिए, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ पढ़ने वाले। तो इसके बाद और एक साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट वूज, उन्होंने बोला कि नहीं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे मानने वाला, प्रायोरिटी देने वाला क्लासिफिकेशन था, लेकिन फिर भी उसके बारे में भी पढ़ा जाता है, वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय वूज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि 6 किंगडम है। अब 6 किंगडम, और एक किंगडम वो कहाँ से लाया? देखिए, और एक किंगडम जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो मोनेरा को डिवाइड कर दिए। मोनेरा में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 कैटेगरी होती है, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया, मोनेरा के जगह में वो 2 कैटेगरी का नाम लिख दिए। ठीक है ना, तो वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, देन अगेन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने तो नहीं वाले हैं, लेकिन इसके बारे में कभी कभार पूछ देते हैं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैटेगरी या क्या क्या किंगडम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर नीट और एनी एडवांस लेवल एग्जाम, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आई? ठीक है, मैं मिटा देती हूँ, नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए, तो ये किंगडम का क्लासिफिकेशन देना साइंटिस्ट का खत्म हो गया।
लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये जो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्यों है, तो किस बेसिस पे बायोलॉजिकल क्लास जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई किया गया, दो सिस्टम था वहां पे, ठीक है। एक है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो था बेटा वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये दोनों का डिफरेंस आप बोर्ड में ले लीजिए, चाहे मेडिकल मतलब नीट के क्वेश्चन में ले लीजिए, नर्सिंग के क्वेश्चन में ले लीजिए, आपके क्वेश्चन में ये देख ही देता है इधर उधर से, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता ही हर बार, जैसे लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन में ऐसा था कि एक दो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कोई कोई ईयर में नहीं आता, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देता ही है, तो ध्यान से पढ़िए। सो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, जिस सिस्टम में few characters are taken for classification, मतलब कुछ ही कैरेक्टर्स लिया जाता है जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स के क्लास और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है ना, उसको क्लासिफाई करके जो ग्रुप में डाला गया तो उसके लिए कुछ ही कैरेक्टर लिया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, all characters are taken for classification, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है, किताब में बहुत सारा कुछ घिजी-पिटी है, तो आपको ना आसान तरीके से समझना है बेटा। बायोलॉजी ऐसा चीज है कि कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, पिक्चर और टेबल अच्छे से देख लो तो आप लिख पाओगे, लिखना आपको आता है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है, पिक्चर और टेबल अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मतलब यही है कि कुछ कैरेक्टर लेके क्लासिफिकेशन करना और सारा कैरेक्टर लेके क्लासिफिकेशन करना। तो इसके अंडर में कौन कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ था, वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इसके अंदर आएगा एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है, क्योंकि यही दोनों में कुछ ही कैरेक्टर देख के इसको डिवाइड किया गया था कि एक यूनिसेलुलर, एक जो ऑटोट्रॉप्स है, एक जो हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जितना सारा था 4, 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो नेचुरल सिस्टम के अंदर आ जाता, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 11th क्लास के बोर्ड में तो दे ही देता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए और पढ़िए, ये वाला मिटा दो। चलिए अब देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को मुद्दे में रख के उसको किया गया था क्लासिफाई, ठीक है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहली बात तो कौन कौन सा किंगडम है वो है मोनेरा, ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये टेबल अच्छे से बनाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अच्छे से करना, मेरा लाइन सीधा नहीं भी हो सकता, आप लोग सीधा से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया था बेटा वो था सेल टाइप, ठीक है, सेल। ये था मोनेरा यूनिसेलुलर, हम लोग सब लोग जानते हैं, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, लेकिन बाकी सारा क्या था, मल्टी सेलुलर, सारा फंजाई से लेके सारा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये हो गया, पहला लिया गया था सेल। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया था वो लिया गया था न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मोनेरा में न्यूक्लियस था एब्सेंट, बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं, वो था ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स मतलब आप लोग को पता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितना सारा माइटोकॉन्ड्रिया, इस सबको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनेल्स मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट, ठीक। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स लिया गया था वो था सेल वॉल। अब सेल वॉल मोनेरा में किस चीज से प्रेजेंट तो होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन किस चीज से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। प्रोटिस्टा में सम हैव सेल वॉल, माने ऐसा नहीं कि सब में होता है, सम हैव सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है मोनेरा में जिसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी जब मैं डिटेल मोनेरा के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फंगी में देखिए सेल वॉल प्रेजेंट रहता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। प्लांटाई में आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, और यहाँ पे एब्सेंट एनिमलिया।
ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया था। और एक कैरेक्टर्स है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में मोनेरा का न्यूट्रिशन क्या था? दे आर ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स एंड सेप्रोफाइट। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में क्या होगा? दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, लेकिन हेटेरोट्रोप्स में जो लोग होते हैं बेटा वो लोग यहाँ पे होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब आप लोगों को पता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और उसका नुकसान करते हैं। ठीक है ना, तो हेटेरोट्रोप्स अगर है प्रोटिस्टा में दे मस्ट बी पैरासाइट। अब नेक्स्ट और क्या होता है? सेप्रोफाइट। ये सब का मतलब आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ। ऑटोट्रोप्स मतलब पहले बताई थी कि खुद का खाना खुद बना लेता है, जैसे प्लांट्स। हेटेरोट्रोप्स मतलब दूसरे पे डिपेंड होना। और सेप्रोफाइट्स मतलब डेड या सड़ा गला कुछ भी चीज के ऊपर से वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है ना, वो है सेप्रोफाइट्स। अब देखिए फंजाई में क्या होगा? दे आर ऑल्सो सेप्रोफाइट्स, प्लांटाई में ऑटोट्रोप्स एंड एनिमलिया में हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लासिफिकेशन। मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए थे आर.एच. व्हिटेकर ने। तो ये सारा था। इसके ऊपर रिप्रोडक्शन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, लिख लीजिए यहाँ पे है। सॉरी, रिप्रोडक्शन है एक। तो मोनेरा का रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन। अब बेटा कॉन्जुगेशन होता क्या है? मान लीजिए 2 मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो पास में आते हैं और एक ट्यूब फॉर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पिक्चर मैं कहाँ ड्रॉ करूं, कहाँ ड्रॉ करूं, चलिए ऊपर का मिटा दूं। देखिए मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों पास आए, पास आने के बाद एक ट्यूब फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, और उस ट्यूब के थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। उसी इतना दूर नहीं रहते, पास रहते, मैं बस समझा रही हूँ। तो उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन और एनिमलिया में भी फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डिटेल में मोनेरा के बारे में डिटेल उसका जितना सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है याद नहीं रह रहा है, ये टेबल को याद करके रख लीजिए बेटा, और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख के आइए, तब हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मिटा देती हूँ। तो बेटा ये था क्लासिफिकेशन का पूरा डिटेल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग कीजिए मोनेरा। अब पहले मैं बता चुकी हूँ कि मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर है, उसका सेल वॉल किस चीज से बनी है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, ये सारा कुछ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ। अगर आप स्किप कर गए हो वो वाला पार्ट तो फिर से देख लीजिए जो मैं टेबल बनाई थी। ठीक है ना, तो मोनेरा में मेनली क्या क्या आता है? मेनली मोनेरा मतलब हम लोग समझते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, अब देखो मोनेरा में जो बैक्टीरिया हम लोग समझते हैं, तो बैक्टीरिया को पहले तो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है सबको पता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोनेरा की तरह ही है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के में कुछ यूनिक फीचर्स है। आप उसका पिक्चर अच्छे से देख लोगे बेटा तो आपको समझ में आएगी, लेकिन उसके पहले एक चीज लिख लीजिए। ठीक है, जो बैक्टीरिया है दैट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉफ। ठीक है ना, ये पहली बार इसको डिस्कवर्ड किए थे और इन्होंने बताया था कि दे आर यूनिसेलुलर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी में कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया से जब भी क्वेश्चन आता है ना तब भी रिलेटेड टू कैप्सूल, नहीं तो प्लाज्मिड। अब ये सब क्या चीज है, ये लिखने से बढ़िया आप पिक्चर अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आएगी। तो एक पिक्चर देख लो इसका। ठीक है, चलो आप देख पा रहे हो पिक्चर को, तो पिक्चर में आप अच्छे से देखो बेटा। यहाँ पे जो प्लाज्मिड मैंने बोला, इस जगह पे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? एक्चुअली डीएनए है।
लेकिन बैक्टीरिया में वो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। और इसमें भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन सेल वॉल के ऊपर और एक कोट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसका जो अंदर का जितना भी मसाला है, न्यूक्लियस जहाँ पे रहता है, वो सब छितरा हुआ है इधर उधर। ठीक है ना, तो इसलिए इसका न्यूक्लियस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, और इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स में डाला जाता है, मोनेरा ग्रुप में डाला गया। ठीक है, बात समझ में आई। बैक्टीरिया पिक्चर में बेटा प्लाज्मिड एंड कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखो कौन कौन सा क्या है, पिक्चर को अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, इसको मैं पिक्चर को हटा देती हूँ। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का क्या क्लासिफिकेशन हुआ था। इसको मैं मिटा देती हूँ बेटा, नहीं मिटाऊंगी तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगी। मैं हर चीज आपको टेबल के थ्रू ही समझाऊंगी कि शॉर्ट में आप लोग ज्यादा याद कर पाओ। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया। तो दो क्लासिफिकेशन हुए बैक्टीरिया का। एक था बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर शेप्स। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे बेटा यहाँ पे जो कैटेगरी दिया गया था वो था 5। कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलम एंड माइसेलियल। ठीक है, माइसेलियल। तो बेटा कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलम, माइसेलियल, इसका भी वही है कि इसके शेप्स के बेसिस पे किसका क्या शेप होगा। ठीक है, लिख लो, फिर मैं पिक्चर दिखाऊंगी। कॉकस का जो शेप होगा बेटा वो होगा सर्कल। ठीक है, बैसिलस का जो शेप होता है वो होता है रॉड शेपेड। बहुत किताब में इसका शेप ओवल भी लिखता है, तो दोनों ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, विब्रियो का जो शेप होता है वो शेप होता है कोमा शेपेड, जैसे हम लोग कोमा देते हैं उस टाइप का। स्पिरुलम का होता है स्पाइरल एंड माइसेलियल का होता है थ्रेड लाइक। आप लोग जब फंगी पढ़ोगे तब माइसेलियम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों थ्रेड लाइक बोला गया था। अभी इतना समझ लीजिए कि थ्रेड लाइक होता है, धागा जैसा होता है। ठीक है, एक पिक्चर देख लीजिए इसका, तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से ये लोग रहते हैं और इसका पिक्चर एक्चुअली कैसा है। ठीक है ना, चलिए पिक्चर देख लीजिए, देखिए अच्छे से। कॉकस का मैंने बताया सर्कुलर है, तो आप देख पा रहे हैं। बैसिलस का रॉड शेपेड, बहुत लोग इसीलिए इसका स्ट्रक्चर की वजह से इसको बहुत लोग ओवल शेपेड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये वाला जो है वो स्पिरुलम है, सॉरी माइसेलियल है। ठीक है, और नीचे में आपको दिखेगा कॉमा शेपेड। एक्चुअली तो कॉमा शेपेड नहीं होता है, उस टाइप का होता है। ठीक है ना, विब्रियो। और फिर आपको दिख रहा है स्पिरुलम, स्पाइरल शेपेड। ठीक है, तो ये 5 शेप है। बहुत किताब में माइसेलियल वाला नहीं रहता है, लेकिन वो भी एक टाइप है बेटा, तो आप लोग याद रखो। ठीक है, तो ये पूरा शेप है। आई थिंक आपको पूरा दिमाग में छप गया है ये पिक्चर। ठीक है, मैं पिक्चर हटा देती हूँ, आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला जो आपके शेप्स के ऊपर बेस करके इसका बना गया। अब देखिए फिर से कॉकस का भी डिवीजन होता है, कॉकस का भी टाइप होता है। एक होता है माइक्रोकॉकस, मींस एक सिंगल रहेगा, सिंगल सर्कुलर शेप रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए माइक्रोकॉकस। ठीक है, दूसरा डिप्लो, तो इसका एग्जाम्पल होता है डिप्लोकॉकस न्यूमोनिया। ठीक है, फिर तीसरा आता है टेट्राकॉकस, इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल होगा ग्राफिया टेट्राजिना। ठीक है, इतना तक क्लियर है। मैं बात ये मिटा देती हूँ, नहीं तो नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है, स्टेफाइलोकॉकस। तो स्टेफाइलोकॉकस जैसे मैंने नहीं बताया, भूल गई थी शायद। माइक्रोकॉकस में एक सिंगल रहेगा, डिप्लोकॉकस में कितना रहेगा, दो सर्कुलर एक साथ रहेगा अटैच्ड। फिर टेट्राकॉकस में रहेगा 4। और स्टेफाइलोकॉकस में क्या होता है, ग्रेप टाइप रहता है, ग्रेप्स जैसे हम लोग खाते हैं एक बंच में, वैसे ग्रेप्स टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ठीक है ना, ये है स्टेफाइलोकॉकस का एग्जाम्पल। फिर आता है स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस
ये क्या रहता है, एक चेन रहता है पूरा, देखिए इस टाइप का पूरा एक चेन रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सर्सिनी, ठीक है। ये क्या रहता है, क्यूब में रहता है, मतलब 8 रहेगा क्यूब फॉर्म में, नहीं तो 64 और मोर, ठीक है। जैसे आप लोग क्यूब क्यूब आप लोग जानते हो उस टाइप का रहता है। एग्जाम्पल लिख लो, सर्सिना ल्यूटिया, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल बेटा, ये उतना डिटेल में तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार पूछ देता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। अब क्या होता है, बेस्ड ऑन फ्लैजेलेशन। फ्लैजेलेशन मतलब फ्लैजेला कितना है भी या नहीं, या फिर फ्लैजेला किस पोर्शन में है, बॉडी के किस पोर्शन में, ठीक है। इधर वाला मैं मिटा देती हूँ। चलो, तो ये है बेस्ड ऑन फ्लैजेलेशन, ठीक है। तो फ्लैजेलेशन का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, फ्लैजेला प्रेजेंट है कि नहीं, कितना है, कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे जो दिया गया, इधर मैं टानती हूँ, बहुत बड़ा है, तो ये है एट्रिकस, ठीक है। उसका मतलब है नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला नहीं है उस बॉडी में। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब आता है दूसरा, दूसरा आता है मोनोट्रिकस। अब मोनोट्रिकस क्या है, मोनोट्रिकस है सिंगल फ्लैजेला, सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड, ठीक है। बॉडी के किसी भी एक एंड में एक फ्लैजेला रहेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तीसरा आता है लोफोट्रिकस, सॉरी लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, ठीक है। कोई भी बॉडी के कोई भी एक एंड पे एक ग्रुप ऑफ फ्लैजेला रहेगा, बहुत सारा फ्लैजेला रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा स्पिरुलम, ठीक है। नीचे और दो लिख देती हूँ। फिर इसके बाद आता है बेटा एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंगल फ्लैजेला एट ईच एंड, मतलब मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, सिंगल फ्लैजेला एट ईच एंड। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, मैं एक एक ही लिख पा रही हूँ बेटा, ठीक है। एम्फीट्रिकस हो गया। फिर लास्ट वाला आता है बेटा पेरिट्रिकस, ठीक है। पेरिट्रिकस का मतलब होता है फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा ई कोलाई, ठीक है। ये है एग्जाम्पल। तो ये हो गया बेटा 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 टाइप होता है बेस्ड ऑन फ्लैजेलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद रख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए, और मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मोनो सिंगल, लोफो ग्रुप लेकिन एक ही एंड पे, एम्फी सिंगल रहेगा लेकिन दोनों एंड पे, और पेरिट्रिकस में ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, मिटा देती हूँ, ठीक है। और जो सच में हम लोग फाइनल है ना रे, तो
तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का और एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग मतलब कलर लेना, ठीक है ना, बताऊंगी डिटेल में। चलिए, तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग के बेसिस में बैक्टीरिया को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो बैक्टीरिया स्टेनिंग है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे H.C. ग्राम ने 1884 में, ठीक है ना। जो स्टेनिंग है इसको प्रपोज किए थे H.C. हांस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, ठीक है। उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिसको कलर, सिंपली समझिए, जिसको कलर देने से वो कलर ले रहा है और जिसको कलर देने से कलर नहीं ले रहा है। जो कलर ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। अब क्या कंडीशन थी या है जिसकी वजह से वो कलर लेते हैं और जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। मान लीजिए ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के ऊपर रहता है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये तो आप लोगों को पता है, दिस इज सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल है। और ये जो सेल वॉल है बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये आप सब लोगों को पता है। एंड इट इज रिच इन टिकोइक एसिड, ठीक है, इसमें बहुत अमाउंट में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, मान लीजिए दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक, सॉरी दूसरा कलर दे दिया ना, सेम कलर देना चाहिए, इसे बैक्टीरिया, और इसके ऊपर जो सेल वॉल है वो है ये। मतलब यहाँ पे आपको पहला डिफरेंस क्या नजर में आ रही है, इसका जो सेल वॉल है बेटा वो बहुत थिनर है देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या आता है, इसके ऊपर से बेटा और एक लेयर आ जाती है, इसके ऊपर से और एक लेयर आ जाती है और एक लेयर रहती है, जो लेयर है लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। तो और इसमें जो बेटा सेल वॉल है दैट डज नॉट हैव एब्सेंस ऑफ टेकोइक एसिड, मतलब यहाँ पे टेकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट रहते हैं। यहाँ पे जैसे भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब क्या है, जो स्टेन दिया जाता है, जो कलर दिया जाता है, उसको उस कलर का नाम है सल्फरनिन, ठीक है। तो इसको पहले दिया जाता है, कुछ देर तक रखा जाता है और फिर एसीटोन से धोया जाता है, ठीक है ना, वॉश्ड बाय एसीटोन। अब बेटा होता क्या है कि जब दोनों में दिया गया, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल है और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एसीटोन से धोया जाता है तो ऊपर का जो कलर था वो तो हट जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्ब कलर था वो दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट ओपन स्पेस में नहीं है, इसका जो सेल वॉल है इसके ऊपर और एक लेयर है, तो जो कलर दिया रहता है वो ये लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बेटा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब एसीटोन से धो दिया जाता है, ग्राम पॉजिटिव जितने सारे बैक्टीरिया है वो उस कलर को ले नहीं पाते हैं, वो कलर शो नहीं करते, लेकिन ये कलरफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। आप पहले स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो दोनों का ही, फिर क्या होता है, क्यों नहीं वो स्टेन लेता है, वो भी शायद आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस और इसका एग्जाम्पल होगा हेलिकोबैक्टर, ठीक है। अब बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इतना हो गया सबको, मैं मिटा देती हूँ। अब देखिए बैक्टीरिया का और कुछ, बैक्टीरिया के बारे में और कुछ बता देती हूँ। देखिए तो बैक्टीरिया का दो टाइप होता है, ठीक है, मेनली जो ऊज ने बताए थे, तो वो है आर्किबैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया,
सॉरी, यूबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव, दे आर प्रिमिटिव, पुराने जमाने के लोग हैं ये लोग। एंड दे आर मॉडर्न, बहुत लोग इसे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, बहुत लोग इसे मॉडर्न भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नया जमाने के बैक्टीरिया है भाई, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं? लिव इन हार्श कंडीशन, जैसे जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, ठीक है ना, जैसे जो रूमिनेंट्स है उसके गट में मिलते हैं, रूमिनेंट्स मतलब जैसे गाय, उनके गट में मिलते हैं, ठीक है ना, तो हार्श कंडीशन में उनको मिलेंगे, नहीं तो बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, ऐसे हर नॉर्मल कंडीशन में ये लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब यूबैक्टीरिया में क्या है? तो लिव इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन। अब देखिए यूबैक्टीरिया के अंडर में और दो बैक्टीरिया आता है, क्या क्या? यूबैक्टीरिया के अंडर में और दो बैक्टीरिया आ जाएगा, एक होगा बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका जो लोकल नेम है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बहुत बच्चे इसको गलती से रख देते हैं प्लांट किंगडम में, एल्गी के ग्रुप में, ठीक है ना, लेकिन इसको रखा जाता है कहाँ? इसको रखा जाता है आपके मोनेरा में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ऑटोट्रोफ भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? साइनोबैक्टीरिया हो गया, दूसरा होगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये क्या है? पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इसका क्या होता है? लैक सेल वॉल, इसका सेल वॉल एब्सेंट रहता है। मैंने बोला था कि मोनेरा में क्या होता है बेटा? सेल वॉल रहता है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है माइकोप्लाज्मा, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ऐसा मोनेरा का एक मोनेरा का एक कैटेगरी का नाम बताओ जिसका सेल वॉल भी नहीं है और जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इतना तक सबको समझ में आई है? ये था पूरा क्लासिफिकेशन का डिटेल एंड मोनेरा का जो ग्रुप का डिटेल था पूरा आज मैंने बता दिया बेटा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सारांश में आइए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करवा कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, ठीक है। आज चलते हैं, बाय बाय।